सबसे पहले तो मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसकी थीम है राष्ट्र सर्वोपरि, उसमें विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। रिपब्लिक मीडिया समूह के बारे में जितनी हमारी जानकारी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि थोड़े समय में ही इस रिपब्लिक मीडिया समूह ने जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों तक रीच बनाने में यह मीडिया समूह ने अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं इस मीडिया समूह के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है और रिपब्लिक भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल आयोजन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं यह मानता हूं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जिस पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है वह भी अपने में महत्वपूर्ण है। और थीम का जहां तक प्रश्न है, थीम तो अपने में महत्वपूर्ण है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देशवासियों का राष्ट्र प्रेम की भावना जो उनके अंदर है, इस भावना के परिणाम स्वरूप एकजुट होकर वह कार्य कर रहे हैं। बिना राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना और बिना एकजुटता के दुनिया का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, यह हमारी मान्यता है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि थीम पर यह आयोजन, मैं मानता हूं कि अपने संकल्पों की और साथ ही साथ अपने उद्देश्यों की भी यह अभिव्यक्ति है और साथ ही देश की जनता की भावना, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में भी एक यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और रिपब्लिक भारत मीडिया समूह के इस प्रयास के लिए मैं पुनः रिपब्लिक भारत मीडिया को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि, मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक यह महामंत्र है। हम अपने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को केंद्र में रखें और उसके हित के अनुरूप कार्य करें। यही राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है, यही राष्ट्र को ऊंचाइयां हासिल करा सकता है। यहां राष्ट्र सर्वोपरि के संबंध में मैं समझता हूं मेरे दो अर्थ हैं। एक यह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि राष्ट्र को सदैव हम अपने केंद्र में रखें और उसे अपने से ऊपर रखें, और दूसरी बात कि अपने राष्ट्र को हम पूरी दुनिया में सर्वोपरि बनाने के लिए हम भगीरथ प्रयास भी करें। हम अपने सम्मिलित प्रयासों से न केवल देश को विकसित बनाएं, बल्कि चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, नॉलेज टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनाने का हम सबको संकल्प लेना होगा। और मैं कह सकता हूं कि इस समय भारत में जन सामान्य में यह भावना पूरी तरह से व्याप्त है कि हमको भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित करना है। इस भावना के साथ संपूर्ण देशवासी इस समय काम कर रहे हैं। और मित्रों, आज भारत की आजादी के 75 वर्ष का लंबा समय गुजर चुका है और आने वाले 25 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल का नाम दिया है। और इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही और उनकी हर बात से, जब भी उनका कोई भाषण होता है, एक बात निश्चित रूप से सामने आती है, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि। और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर चलकर ही मैं कह सकता हूं कोई गवर्नमेंट हो, यदि वह काम करेगी तो उस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मैं
नेशन फर्स्ट की भावना को अपने दिल में संजोए हुए हमारी सरकार ने कितना काम किया है, अधिक किया है, कम किया है, इस विवाद में न पड़ते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करके भारत नेशन, यह हमारा भारत डेवलप्ड नेशन बन सकता है। यह हम सबका एक विश्वास है। मित्रों, आप यह कह सकते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय भारत कमजोर था और इस सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। गरीब था, इसलिए उसे विकास की राह पर रफ्तार पकड़ने में समय लगा। सहज रूप से मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी। और यह बात जो मैं कह रहा हूं हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। 1960 में वह लुढ़क कर 8वें स्थान पर आ गई और 1970 में वह 9वें स्थान पर आ गई और 1980 में वह टॉप 10 की सूची से बाहर हो गई। और 90 के डिकेड में थोड़ा सुधार हुआ, मगर टॉप 10 की रैंकिंग में तब भी भारत बाहर ही था। बदलाव की शुरुआत प्रारंभ हुई अटल जी, या थोड़ा उसके पहले कह सकते हैं कि शासन में आने के बाद जिस तरीके से अटल जी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया, हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कों से क्या लाभ होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, जन सामान्य को इसका एहसास हुआ। केवल चौड़ी चौड़ी सड़कों का ही निर्माण नहीं किया, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड्स हो, अथवा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का मामला हो। इसमें आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले प्रभावी पहल यदि किसी प्रधानमंत्री ने की ही तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया। गरीब कल्याण के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की थी और उसी का परिणाम था कि देश की अर्थव्यवस्था ने जीडीपी की ग्रोथ रेट उस समय 8% को क्रॉस कर गई थी। 8.4% उस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वापसी मैं मानता हूं पिछले 10 वर्षों में हुई, जब वह 9वें पावदान पर आया। और आज 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर ये हमारा भारत खड़ा हो गया। यानी पिछले 75 सालों में हम जहां से चले थे वहीं अब जाकर हम पुनः वापस लौट आए। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अर्थव्यवस्था न केवल विकास की दर बढ़ी है उसकी, बल्कि उसके पहले की तुलना में एक डायनेमिक और स्ट्रांग भी हमारी इकोनॉमी को हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये क्यों संभव हुआ? वह इसलिए संभव हुआ कि पिछले 8 वर्ष में जहां कई प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए गए, वहीं पर कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए। इतना ही नहीं, 1000 की संख्या में या उससे अधिक ऐसे पुराने कानून थे, सारे कानूनों को हमने समाप्त किया। और इन्वेस्टमेंट के लिए सारे देश में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम भी इस गवर्नमेंट ने किया। और इसके लिए मैं कह सकता हूं बड़े पैमाने पर प्रयास हुए हैं, प्लान्ड वे में इसके लिए प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और 2017 की मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, जिसको लेकर हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी और कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी जिसका विरोध किया था। जिस समय 2017 में हम लोगों ने जीएसटी रिफॉर्म किया था, और आज देश में मैं कह सकता हूं इस रिफॉर्म के कारण एक टैक्स बायंसी भी आई है।